नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले इस पाठ्यक्रम में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का सत्र जो हमने सैटेलाइट इमेजरी और विषयगत डेटा के लिए ओपन सोर्स डेटा रिपोजिटरी और जियो पोर्टल पर रखा है, इस पर मैं आप सभी को का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो इस सत्र है ये आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर हरीश कर्नाटक है। मैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इसरो देहरादून से हूं और आज मैं इस सत्र पर चर्चा करूंगा कि आप किन स्रोतों से सैटेलाइट के आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो सैटेलाइट की जो ऑनलाइन डेटा रिपोजिटरी, जिनको हम ऑनलाइन सोर्स बोलते हैं, वो केवल भारत ही नहीं, अन्य देशों से जैसे अमेरिका है या चाइना है या जापान है या यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे इससे प्राप्त जो आंकड़े हैं उनका सारा जो सोर्स है उस सारे सोर्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जियो पोर्टल के माध्यम से डेटा का और सूचनाओं का प्रचार और प्रसार पिछले 1 या 2 दशक में बहुत अधिक बढ़ा है और इसमें हमने देखा है कि केवल वैज्ञानिक आंकड़े ही नहीं अब या वैज्ञानिक सूचना ही नहीं, इसके अलावा भी जो आंकड़े हैं, चाहे वो सरकार अपने लेवल पर या कंपनीज या कोई भी सूचना जो उपलब्ध कराती हैं संस्थाएं, वो अपनी वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करना या ऑफलाइन मोड में प्राप्त करना या साझा करना आंकड़ों को प्राप्त करने का एक सबसे पारंपरिक तरीका है। जब भी हमें कोई आंकड़े या आंकड़ों की ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम फिजिकल फॉर्म में अपने कंप्यूटर में ले आएं और ताकि हम उसको भविष्य में उसका उपयोग कर सकें। लेकिन जो ये डाउनलोड करना या एक दूसरे से साझा करने का जो तरीके हैं, जहां हम फिजिकल फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। यहाँ पर जो भी आंकड़े हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में साझा कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सुनिश्चित करना होता है कि जितना स्टोरेज या जितनी जगह उन आंकड़ों को रखने के लिए हमारे कंप्यूटर में ज़रूरत है, उतनी जगह हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन अब अगर आप इस बात को थोड़ा सा अलग ढंग से समझें, अगर आपको कुछ ऐसे आंकड़ों की ज़रूरत है जैसे जो साइज़ में बहुत बड़े हैं, जैसे 1 टेराबाइट या 1 गीगाबाइट या 100 गीगाबाइट, और इतना जो जगह है, स्टोरेज है, वो आपके कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप कैसे इन आंकड़ों को अपने पास संचय करेंगे और कैसे इनका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए चूँकि आज जो इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं या जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। कई बार यूजर के लिए ये भी निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कितने आंकड़ों की उनको ज़रूरत होगी या कितने आंकड़े उनके अध्ययन में या उनकी ज़रूरत में लागू होंगे, ये हम कह नहीं पाते। तो उस केस में हमें करना क्या होता है कि जो वेब सेवाएं या जो API, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के नाम से हम जानते हैं, उसके आधार पर जो तकनीक उपलब्ध है आज की डेट में, उनको उस तकनीक के माध्यम से जो आंकड़ों को प्राप्त करने की एक उन्नत तकनीक हमारे पास उपलब्ध है। और अगर आप API या वेब सर्विसेज के आधार पर कोई डेटा या आंकड़े इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो वो तरीका इसको साझा करने को बहुत आसान बना देता है। तो इसमें इस तरीके में हमको आंकड़ों को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल हमको ये सीखना होता है कि किस तरह से वेब सर्विसेज और API को एक्सेस किया जाता है। तो अगर हम ये तकनीक को समझ लें और जान लें, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उन आंकड़ों को
एक्सेस कर सकते हैं और उनका उपयोग अपने काम में कर सकते हैं। और जो वेब सेवाएं हैं और जो एपीआईज हैं, या तो ये केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थित की जाती हैं या इनको वितरित डेटा सर्वर में होस्ट किया जा सकता है। जिसको वितरित डेटा सर्वर जो मैंने यहाँ पर बात कही है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम्स भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो सर्वर्स हैं, जो सर्वर इंटरनेट में उपलब्ध हैं, उन सर्वर में जो संस्थाएं हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस डेटा को बना रहे हैं या जो साझा करना चाहते हैं, वो उसको वहाँ पर रख देते हैं और एक तरीका उनको विकसित करना होता है, चाहे वो अपनी वेबसाइट या जियो पोर्टल्स या वेब पोर्टल के माध्यम से करें या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो एपीआई की बात करी थी मैंने, उसके माध्यम से करें या वेब सेवाओं के माध्यम से करें, वो अपने यूजर तक पहुंच सकते हैं। इन तकनीकों में एक कंप्यूटर तकनीक जो बहुत ही प्रचलित है वो है क्लाउड कंप्यूटेशन, या जिसे हम बोलते हैं क्लाउड आधारित संगणना आर्किटेक्चर। इसमें जो क्लाउड कंप्यूटेशन आर्किटेक्चर है वो आज की डेट में जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें क्लाउड पे जो डेटा है और जो सॉफ्टवेयर है और उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने का जो प्लेटफॉर्म है, वो सेवा के रूप में उपयोगकर्ता तक उपलब्ध कराया जाता है। तो जब भी हमें न केवल अपने डेटा, बाकी जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्लेटफॉर्म है, उन सबको भी हम सेवा के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। जब डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सेवा के तौर पर उपलब्ध हो जाते हैं तो इनकी जो ज़रूरत है, जो उपयोगकर्ता के लेवल पर जो ज़रूरत होती है, वो केवल इतनी होती है कि उसको अपनी समझ विकसित करनी होती है या अपना ज्ञान विकसित करना होता है कि किस तरह से इन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम समझें, जो वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं या जियो पोर्टल्स हैं, जो डेटा और सूचना का प्रचार और प्रसार में उपयोग किए जाते हैं, वो आज की जो इंटरनेट की जो तकनीक है इसमें बहुत प्रचलित है और जो उपयोगकर्ता है इन तरीकों को समझकर और जानकर बेहतर ढंग से इन सूचनाओं का उपयोग अपनी कार्यों में कर सकता है। अब इस तकनीक को समझने के बाद अगर हम समझें, जो जियो पोर्टल या जियो डेटा रिपोजिटरी के नाम से हम जानते हैं, तो ये होती क्या है और ये कौन कौन सी ऐसी डेटा रिपोजिटरीज हैं जो प्रचलित हैं सैटेलाइट डेटा के लिए, जो प्रचलित हैं मानचित्रों के लिए, जो प्रचलित हैं हमारे जीआईएस आधारित आंकड़ों के लिए, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब अगर आप पोर्टल की बात समझें, पोर्टल, वेबसाइट और जियो पोर्टल, 3 तरह की बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। वेबसाइट तो हम जैसे जानते हैं कि कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी कोई जो सूचना या आंकड़े किसी उपयोगकर्ता तक पहुंचाने हैं, तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसको हम वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करते हैं, तो उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। जब भी वेबसाइट बहुत डायनेमिक इन नेचर हो जाती है, जैसे कि अगर उसके बैकग्राउंड में अगर हम उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंक्लूड कर लें, तो वो एक पोर्टल बन जाता है, ताकि जो डेटा है वो डायनेमिकली और हमारे उपयोगकर्ता तक पहुंच पाता है। लेकिन अगर ये डेटा का जो टाइप है, अगर वो जीआईएस है या ज्योग्राफिकल डेटा है या भौगोलिक सूचना या भौगोलिक आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उसको हम जियो डेटा रिपोजिटरी के नाम से जानते हैं। अब ऐसी कौन सी डेटा रिपोजिटरीज हैं या जियो पोर्टल्स हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, थोड़ा उनके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप ज़रूर इसको उपयोग करते होंगे, गूगल मानचित्र, जिसे गूगल मैप के नाम से हम जानते हैं, इसका जो URL है यहाँ पर दिया हुआ है maps.google.com, काफ़ी प्रचलित है उपयोगकर्ताओं के बीच में। और जो भी आज इंटरनेट का उपयोग करते हैं उपयोगकर्ता, चाहे अपने मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से, वो कभी ना कभी गूगल मैप का ज़रूर उपयोग करते होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, इस वेबसाइट की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये वैश्विक स्तर पर उपग्रह के चित्र और मानचित्र जो 2D और 3D डोमेन में उपलब्ध कराते हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ सड़क स्तर पर ये दृश्य भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि अपने एरियाज़ में, जिसको हम स्ट्रीट लेवल व्यू के नाम से जानते हैं, अगर आप उसको जूम करें और उसके नज़दीक जाने की कोशिश करें, तो आपको कई क्षेत्रों में उस क्षेत्र का जो
फोटोग्राफ है, जो छवि ली गई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत प्रचलित एक जियो पोर्टल है, जहाँ पर उपग्रह के प्राप्त आंकड़ों के साथ साथ कई अन्य जो मानचित्र हैं वो भी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। उसके अलावा जो दूसरा जियो पोर्टल या वेबसाइट जो प्रचलित है वो है बिंग मानचित्र। सो बिंग मैप के नाम से हम इसको जानते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर भी वैश्विक उपग्रह चित्र के साथ साथ मानचित्र भी उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सड़कें और बुनियादी ढांचा और रुचि के स्थानों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप देखें गूगल मानचित्र और बिंग मानचित्र लगभग एक जैसे ही आपको दिखाई देंगे। वैसे गूगल मानचित्र काफ़ी प्रचलित है उपयोगकर्ताओं के बीच में, लेकिन उस तरह की सूचनाएं हम बिंग मानचित्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 14 साल और 15 साल पहले इसरो ने भी एक इसी तरह का जो जियो पोर्टल विकसित किया था, जिसको इसरो भुवन के नाम से हम जानते हैं। उसका URL भी यहाँ पर आपको दिया गया है, bhuvan.nrsc.gov.in। तो ऊपर के जो आपने जो गूगल और बिंग के बारे में जाना, तो ये तो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इस तरह की सेवाएं अपने उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर रही हैं। लेकिन जो इसरो है ये एक अंतरिक्ष और स्पेस एजेंसी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस तरह की जो अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़े हैं, जिसको जो सैटेलाइट से हमने डेटा प्राप्त किया है, उसको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए हम बहुस्थायी, बहु रिजोल्यूशन और उपग्रह के डेटा को और उसके साथ साथ उसकी समृद्ध सामग्री और निर्बाधता हम उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही विषयगत और आपदा सेवाएं भी इस पोर्टल और जियो पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े हैं, जो इसरो की सैटेलाइट्स हैं, उनको हम उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ उन आंकड़ों का अन्य क्षेत्रों में, जैसे कृषि के क्षेत्र में या जल संसाधन के क्षेत्र में या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और किस तरह के अनुप्रयोग की जो सेवाएं हैं वो इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। उसी तरह एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओपन स्ट्रीट मैप। सो ओपन स्ट्रीट मैप का URL भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक ऐसा डेटा का भंडार हम कह सकते हैं, जहाँ पर मुफ्त में आप वेक्टर डेटा, जो GIS वेक्टर डेटा के नाम से जानते हैं, और को बना सकते हैं, और उसको साथ साथ आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने क्षेत्र का कोई मानचित्र बनाना है, वो भी GIS के फॉर्म में मानचित्र बनाना है, और अगर ओपन स्ट्रीट मैप को आप उपयोग में लाना चाहते हैं, तो बहुत साधारण तौर पर आपको उस वेबसाइट में जाना होगा जिसका URL हमने यहाँ पर दिखाया है, और इसमें आप अपना एक अकाउंट बना लें। तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर कंप्लीट जो मैपिंग की एक्टिविटी है, सो वहाँ पर जिसे मानचित्रण कहते हैं, उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में आपको सैटेलाइट का डेटा मुफ्त में मिलेगा। तो जो भी मानचित्रण आप करेंगे, उस आंकड़ों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन सभी आंकड़ों को डाउनलोड कर सकते हैं जो अन्य उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोजिटरी है। अगर किसी समय अगर आपको GIS वेक्टर डेटा की ज़रूरत हो, तो आप ओपन स्ट्रीट मैप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इन आंकड़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे देश में एक जो कमर्शियल कंपनी है मैप माई इंडिया, बहुत प्रचलित हो रही है। वो भी अपनी वेबसाइट जो maps.mapmyindia.com है के माध्यम से हमारे देश के बारे में कई स्थानों की जानकारी और उसके भारत के जो विस्तृत मानचित्र हैं, ये अपनी इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। इनके मानचित्र आप सीधे तौर पर इनकी वेबसाइट में इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में API के माध्यम से अगर आप समझ सकें, और उन APIs के माध्यम से आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर या खुद की एप्लीकेशन में भी इन मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार का, उसके द्वारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसको उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना नाम दिया है, जिसे हम इंडियन स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जिसकी वेबसाइट का URL यहाँ पर दिखाया गया है, nsgindia.gov.in। भारत में उपलब्ध
स्थानीय डेटा की और मेटा डेटा की सूची और उससे संबंधित नीति दस्तावेज सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो भारत देश में जो मानचित्र या उससे संबंधित आंकड़ों को बनाने वाले संस्थान हैं, उनकी सूचना और उन संस्थानों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी तथा साथ में उसका मेटा डेटा, जो मेटा डेटा बेसिकली उस डेटा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि वो डेटा क्या है, कब बनाया गया, किस संस्थान में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है या हमको उसके लिए कुछ कॉस्ट पे करनी है, ये सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष विभाग है या इसरो है, इसरो के से प्राप्त आंकड़ों के साथ साथ अन्य जो मानचित्रण संस्थाएं हैं, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भी ये संस्थान हैं, इनसे प्राप्त आंकड़ों को भी आप इस URL के माध्यम से आप जान सकते हैं और उन आंकड़ों तक आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो जैव विविधता सूचना प्रणाली, जिसे हम बायोडायवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के द्वारा एक वेबसाइट को चलाया जाता है, जहां पर मानचित्र और ज़मीनी सर्वेक्षण डेटा के रूप में भारत की जो पादप जैव विविधता पर समृद्ध डेटा सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये जिसे हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं, जैसे प्लांट बायोडायवर्सिटी के जो आंकड़े हैं वो आप इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जैव संसाधन सूचना नेटवर्क, जिसे इंडियन बायोरिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भारतीय जैव संसाधन जानकारी, जहाँ पर वनस्पति और जीव यानी फ्लोरा एंड फौना दोनों की जो समृद्ध डेटा सामग्री है, भारत में जैव संसाधन डेटा प्रदाताओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। तो जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स हैं भारतवर्ष में, जो फ्लोरा और फौना से वनस्पति और जीव दोनों के बारे में जो आंकड़े और सूचनाएं इस URL के माध्यम से और इस वेबसाइट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो लोकप्रिय जियो पोर्टल है वो है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, जिसे इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से भारत के जल संसाधनों के समृद्ध डेटा सामग्री यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। जब हम भारत के जल संसाधनों की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे सतही स्तर पर जो हमारी जल संसाधन उपलब्ध हैं या जो भूमि के अंदर जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिसे हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं या सरफेस वाटर, ये सारी सूचनाएं आपको इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं और ये मुफ्त में जो सूचनाएं हैं पूरे भारतवर्ष के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारत मानचित्र, जिसे भारत मैप के नाम से हम जानते हैं, जो NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो भारत में है, जो भारत सरकार का एक संस्थान है, वो ग्राम स्तर की जनगणना के आंकड़े विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं, स्थानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पर उपलब्ध किए गए। यानी कि जो सेंसस का डेटा है या जो डेमोग्राफिकल डेटा है, वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, चाहे आप पंचायत लेवल्स पर बात करें, तहसील लेवल पर बात करें, या आप जिले के स्तर पर बात करें या राज्य के स्तर पर बात करें, ये सारे आंकड़े आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई गई है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह के आंकड़े यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराएं। ये तो बात रही कुछ लोकप्रिय जियो पोर्टल की। तो ये बेसिकली ये जो पोर्टल्स हैं, ये आपको सूचनाएं देती हैं। सूचना जो आपको मिलती है वो उनकी वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से मिलती है। बट कई पोर्टल ऐसे भी हैं जो आपको डेटा की जो एक्सेस है वो API और वेब सर्विसेज के माध्यम से प्रदान करती हैं। अब हम जानेंगे कि जो उपग्रह से प्राप्त आंकड़े हैं, जिसे हम सैटेलाइट इमेज या सैटेलाइट डेटा कहते हैं, तो वो कहाँ से आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आज अधिकतर आंकड़े जो अंतरिक्ष एजेंसीज हैं वो ये कोशिश करती हैं कि वो उनके उपयोगकर्ताओं तक उनकी वेबसाइट के माध्यम से तुरंत पहुँचे। जब भी सैटेलाइट का एक्विजिशन हो, जब भी वो आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, वो उनके यूजर तक पहुँच जाए। तो इस श्रेणी में हमारे पास कई तरह की वेबसाइट्स हैं। अगर आप इंटरनेट में इसको सर्च करें,
कि सैटेलाइट डेटा कहाँ से मिल सकता है, तो आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिलेंगी और सैकड़ों वेबसाइट इसके बारे में चर्चा कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि कुछ जो बहुत ही प्रचलित जो स्रोत हैं इन आंकड़ों के, उनको यहाँ पर हमने लिस्ट किया हुआ है और थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा USGS अर्थ एक्सप्लोरर के नाम से जो वेबसाइट प्रचलित है। ये अमेरिका द्वारा चलाई जाती है। इसमें उनके जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट है, वो इसको चलाता है। यहाँ पर नवीनतम उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को उपलब्ध ये संस्थान कराता है, जैसे कि लैंडस्लेट है, कोरोना मिशन है, नासा के हाइपेरियन मिशन और हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा जो जहाँ से मिलता है। और इसके साथ साथ ये वेबसाइट अन्य देशों के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को भी यहाँ पर उपलब्ध कराती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे प्रचलित वेबसाइट कौन सी है जहाँ से सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों को डाउनलोड किया जा सकता है, तो उसका नाम यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, वो है USGS अर्थ एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर इसका URL भी दिया गया है। साथ में ये जो आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, ये वैश्विक स्तर पर आंकड़े उपलब्ध, ये कोई किसी देश या किसी क्षेत्र के बारे में नहीं, पूरे विश्व के आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके साथ दूसरी जो डेटा रिपोजिटरी या स्रोत सबसे प्रचलित है, वो है सेंटिनल ओपन एक्सेस हब। तो यहाँ पर सेंटिनल-2 जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, दुनिया की उच्च रिजोल्यूशन वाली नवीनतम उपग्रह तस्वीरें यहाँ पर ये प्रदान करते हैं। वह अगर हम कहें समझें, सबसे बेहतरीन तस्वीरें जो फ्री में, मुफ्त में आपको उपलब्ध हो सकती हैं, वो इस डेटा रिपोजिटरी या आंकड़ों के स्रोत से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटिनल-2 जो है, इसमें कई बैंड्स हैं, जैसे लाल, हरे, नीले और निकट अवरक्त यानी नियर इंफ्रारेड में करीब 10 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन पर आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये सेंटिनल-1 जिसे हम सी बैंड सार डेटा, जैसे सिंथेटिक अपर्चर रडार जो माइक्रोवेव डेटा है, वह भी जो है इस स्रोत के माध्यम से उपलब्ध है। तो ये भी पूरे विश्व के वैश्विक स्तर पर आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं और इनकी जो वेबसाइट है उसका URL यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो अगली वेबसाइट और डेटा रिपोजिटरी है, वो है नासा का अर्थ डेटा सर्च, जिसे कहते हैं कि पृथ्वी विज्ञान डेटा खोज प्रणाली। इसको हिंदी में कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें 2 तरह के आंकड़े मुख्य तौर पर उपलब्ध हैं। एक तो वैज्ञानिक आंकड़े हैं, दूसरे भूमि के आवरण से संबंधित आंकड़े हैं। जब आप वैज्ञानिक आंकड़ों की बात करते हैं तो जीवमंडल, क्रायोस्फीयर, जलमंडल या वायुमंडल से संबंधित आंकड़े व सूचनाएं जो डेटा और एप्लीकेशन सेंटर, जिसे आप DAC के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, और इन आंकड़ों को आप यहाँ से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बात करें तो भूमि आवरण, जिसे हम लैंड कवर के नाम से जानते हैं, तो उसमें वैश्विक भूमि उपयोग और आवरण डेटा का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें परमाफ्रॉस्ट और वेटलैंड प्रकार जैसे विशेष उपग्रह व्युत्पन्न डेटा उपलब्ध करते हैं। तो बेसिकली जो सैटेलाइट से डेटा को डिराइव किया जाता है, जो उससे उत्पन्न कराए जाते हैं, उन आंकड़ों को भी इस डेटा रिपोजिटरी से के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। अगेन ये जो रिपोजिटरी है वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगली जो डेटा रिपोजिटरी और आंकड़ों का स्रोत है, वो है नोवा डेटा एक्सेस व्यूअर। बहुत ही प्रचलित है वैज्ञानिकों के बीच में, और मुख्य तरह यह समुद्री तटों से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों का एक उन्नत स्रोत है। अगर आपका जो अध्ययन का क्षेत्र है समुद्री तटों से संबंधित अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आंकड़े आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल सकते हैं। सो नोवा डेटा एक्सेस व्यूअर उपग्रह जो है हवाई और लिडार इमेजरी भी उपलब्ध कराता है। जो एरियल डेटा है और लिडार डेटा है, उसका भी ये स्रोत जाना जाता है, और ये पुनः जो है वैश्विक स्तर पर ये आंकड़े और सूचनाएं अपने उपयोगकर्ताओं तक उपलब्ध कराता है। अगली जो डेटा रिपोजिटरी है वो है डिजिटल ग्लोब ओपन डेटा कार्यक्रम। सो जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि डिजिटल ग्लोब एक कंपनी है जो
सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों को आपको सेल करती है और बेचती है बेसिकली। और ओपन डेटा कार्यक्रम इनका एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम है, जहां पर किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में ये कंपनी जो है ओपन डोमेन में राहत के लिए सैटेलाइट आंकड़ों को उपलब्ध कराती है। जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा दुनिया के किसी भी क्षेत्र में होती है, तो वहाँ पर ये कंपनी अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ आंकड़े प्रयोगकर्ताओं तक या सरकारों तक मुफ्त में उपलब्ध कराती है। हालांकि ये कंपनी सैटेलाइट आंकड़ों को बेचती है, इनका एक कमर्शियल बिजनेस मॉडल है, लेकिन जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो ये आंकड़े मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। तो अगर आप भविष्य में कोई ऐसा अध्ययन करना चाहें किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में, जहां पर ये देखना चाहें कि प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ है या किस तरह की आपदा आई है और किस तरह का हम इसमें पुनर्निर्माण कर सकते हैं, इस तरह के अध्ययन के लिए अगर आपको सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों की ज़रूरत होती है, तो एक बार आप इनकी ओपन डेटा कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं उसको भी आप देख सकते हैं। और ये सीमित तौर पर उपलब्ध है। जब आप एक छात्र के तौर पर आप इस पर अध्ययन करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, उस वक्त इस तरह के ओपन डेटा कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़े आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके साथ साथ छात्रों के लिए और जो हमारे शोध छात्र हैं स्पेशली, जो इस तकनीक पर अपनी नॉलेज या ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक सैंपल डेटा जिसे भी ये उपलब्ध कराते हैं। ये सैंपल डेटा यदि आप केवल एक प्रयोग करना चाहते हैं और उसकी अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं कि किस तरह से इस तरह से उच्च विभिन्न वाली जो सैटेलाइट इमेजरीज हैं उनको डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से इनका अध्ययन किया जाता है, तो उसका एक प्रयास आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह के जो सैंपल डेटा है उसको डाउनलोड करके भी आप अपने शिक्षा के तौर पर जब आप सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप देखें जो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरीज हैं ये कॉस्ट के आधार पर अवेलेबल हैं, आपको कुछ पैसा इसके लिए देना होता है। तो ये देखा गया है कि छात्रों के पास पैसा उपलब्ध रहता नहीं है, तो लेकिन अगर वो फिर भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सैंपल डेटा को उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह का डेटा कुछ दूसरी कंपनी है जिसे हम जियो एयरबस डिफेंस के नाम से जानते हैं, प्रमुखतः रक्षा से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपग्रह जैसे स्पॉट, प्लीडस, रैपिड आई, जो अपनी श्रेणी में उत्तम जो उपग्रह हैं, इनसे प्राप्त आंकड़ों को प्रयोग हेतु ये उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर भी एक सीमित तौर पर इनका कवरेज अवेलेबल है और इन आंकड़ों को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अध्ययन करने में या सीखने में या कोई भी आप एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा नोवा क्लास एक आंकड़ों का स्रोत है जो नोवा की सैटेलाइट इमेजरी की लाइब्रेरी है, जिसे कंप्रहेंसिव लार्ज एरे डेटा स्टीवर्डशिप सिस्टम जिसे क्लास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समुद्री स्तर पर जो सैटेलाइट इमेजरी और वायुमंडलीय इमेजरी और पर्यावरण और जलवायु से संबंधित आंकड़े ये उपलब्ध यहाँ से कराते हैं। अगर आप देखें कई तरह के सैटेलाइट मिशन हैं जिनका नाम यहाँ पर दिखाया गया है और ये पूरे जो सैटेलाइट मिशन है पूरे विश्व के स्तर पर वैश्विक आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं और इस डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग अपने खुद के अनुप्रयोग कर सकते हैं या अपनी अध्ययन में इसको उपयोग कर सकते हैं। अगली डेटा रिपोजिटरी है इसरो की भुवन भारती भू प्लेटफॉर्म। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने चर्चा की थी कि इसरो भुवन एक हमारी जो वेबसाइट है इसरो के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो एक सूचना के तौर पर तो आप इसको ले ही सकते हैं जिसमें कई तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा इसरो भुवन जियो पोर्टल के माध्यम से आप संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के उपग्रह डेटा जो इसरो के उपग्रहों द्वारा प्राप्त किए गए हैं को सामान्य जनमानस हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को मानचित्र के द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे प्राकृतिक संस्थानों का प्रबंधन, आपदा सेवाएं आदि हेतु उपलब्ध कराया जाता है। जैसे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं
उनको किस तरह से हम उपयोग में कर सकते हैं और क्या क्या संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, वो सारी सूचनाएं अगर आपको चाहिए तो आप इसरो के जो डेटा रिपोजिटरी है उस सेक्शन पर आप इसको विजिट कर सकते हैं। इसको हम NRSC ओपन EO डेटा आर्काइव के नाम से जानते हैं। वहाँ पर आपको कई तरह के आंकड़े मुफ्त में आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। विशेषतर जो इसरो के सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े हैं उनके बारे पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अभी ये आंकड़े केवल क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। जैसे भारत हमारे देश के बारे में तो उपलब्ध हैं ही, कुछ आंकड़े हमारे जो पड़ोसी देश हैं या हमारे आसपास के जो देश हैं उनके बारे में भी ये सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध है। अगली जो डेटा रिपोजिटरी है वो जापानी स्पेस एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसे हम JAXA का ग्लोबल एलोस 3D वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एलोस वर्ल्ड 3D का एक 30 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन डिजिटल सतह मॉडल, जिसे हम DSM के नाम से जानते हैं, उपलब्ध हैं। यह उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह जिसे डाइची, जिसे एलोस का नाम से भी जानते हैं, का उपयोग करता है, जो एक प्रकार का L बैंड रडार है। तो रडार आंकड़ों से प्राप्त जो DSM बनाया गया है वो आप JAXA के इस रिपोजिटरी के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरे विश्व के स्तर पर ये सूचना आपके लिए उपलब्ध है। इसी तरह हमारे पास नोवा डिजिटल कोस्ट के नाम से एक वेबसाइट प्रचलित है, जिसका URL यहाँ पर दिया गया है। यह मुख्य तौर पर तटीय क्षेत्रों के संबंधित आंकड़े और सूचनाओं को उपलब्ध कराता है। ये वेबसाइट न केवल तटीय डेटा प्रदान करती है, बल्कि इन डेटा को वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण और जानकारी भी प्राप्त करते हैं। जब हम उपकरण की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर टूल के बारे में। तो सॉफ्टवेयर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको कोई इसमें प्रशिक्षण और जानकारी चाहिए तो वो भी नोवा डिजिटल कोस्ट जो आंकड़ा स्रोत है वो आपको उपलब्ध कराता है। अगला जो आंकड़ा स्रोत बहुत प्रचलित है वो है सैटेलाइट लैंड कवर। जैसे कि हम जानते हैं कि लैंडसेट है, मॉडिस है, ABHRR है, ये कुछ प्रमुख सैटेलाइट मिशन हैं। इन मिशन के द्वारा जो सैटेलाइट आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और प्राप्त आंकड़ों को जो फर्दर वैज्ञानिक जो अध्ययन करने के बाद जो हम सूचनाएं, जैसे भूमि कवर है, उसमें वनस्पति की स्थिति है, भूगर्भिक स्थिति है, कृषि है, जल विज्ञान है, शहरी क्षेत्र आदि से संबंधित जो सूचनाएं इन आंकड़ों के माध्यम से हम निकालते हैं, इनको एक मानचित्र के तौर पर या स्पेशल डेटा के तौर पर हम इस डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूचना और जो आंकड़े हैं ये पूरे विश्व के स्तर पर आपके लिए उपलब्ध हैं। इसका URL भी यहाँ पर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि जो ये प्रेजेंटेशन है हम इसको अपने E-क्लास पर अपलोड करेंगे और जहाँ पर आप इसका PDF डाउनलोड करके आप भविष्य में भी इन सारी जो डेटा रिपोजिटरीज हैं इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं या इनका उपयोग कर सकते हैं। ये तो बात रही सैटेलाइट डेटा। तो अभी तक हमने जो चर्चा की, पहले हमने चर्चा की कौन से जियो पोर्टल्स हैं, फिर हमने चर्चा करी कौन सी ऐसी डेटा रिपोजिटरीज हैं जहाँ से सैटेलाइट डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम थोड़ा समय इस पर चर्चा करेंगे कि निःशुल्क GIS के डेटा कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो रही कि सैटेलाइट इमेज, दूसरी रही GIS का जो संबंधित जो आंकड़े हैं वो कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो कई तरह की वेबसाइट हैं, डेटा रिपोजिटरीज हैं जो इन आंकड़ों को निःशुल्क तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो डेटा रिपोजिटरी जिसको मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है वो है ESRI ओपन डेटा हब। तो ESRI एक कंपनी है जो बहुत प्रचलित है, जिनका एक सॉफ्टवेयर ArcGIS या आर्क प्रोडक्ट हैं। ArcGIS सर्वर है, ArcGIS आर्क मैप है, आर्क कैटलॉग है, कई तरह के GIS के प्रचलित सॉफ्टवेयर ये उपलब्ध कराते हैं। तो इसके साथ साथ इनका एक ओपन डेटा हब नाम से एक वेबसाइट है, जहां पर दुनिया भर में करीब 5,000 से अधिक संगठनों से प्राप्त 2,50,000 से अधिक निःशुल्क आंकड़े उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। तो 2,50,000 से अधिक आंकड़े पूरे वैश्विक स्तर पर इन्होंने उपलब्ध कराए हैं। और अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक एक्सेल की स्प्रेडशीट के फॉर्म में .एक्सेल फाइल या CSV फाइल
के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ KML और सेव फाइल ये भी फॉर्मेट ये उपलब्ध कराते हैं अपनी इस ओपन डेटा हब के माध्यम से। इनका URL दिया गया है और वैश्विक स्तर पर ये आंकड़े उपलब्ध हैं। दूसरा जो सबसे प्रचलित डेटा की रिपोजिटरी है वो है प्राकृतिक पृथ्वी डेटा, जिसे नेचुरल अर्थ डेटा के नाम से जाना जाता है। यह वेबसाइट उत्तरी अमेरिका कार्टोग्राफिक सूचना सोसाइटी द्वारा समर्थित है, जिसमें सांस्कृतिक और भौतिक मानचित्र तथा GIS राष्ट्र डेटा के फॉर्मेट में जो उपलब्ध है पूरे विश्व के स्तर पर। तो यहाँ पर सांस्कृतिक और भौतिक मानचित्र अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का आपको विजिट कर सकते हैं और इसके माध्यम से इन आंकड़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैंने चर्चा की थी ओपन स्ट्रीट मैप के बारे में, जहाँ पर हमने देखा था कि एक वेबसाइट के तौर पर जो सूचनाएं ये वेबसाइट उपलब्ध कराती है वो काफ़ी उपयोगी है। बट इसके साथ साथ ये वेबसाइट जो GIS का डेटा है उसको भी उपलब्ध कराती है। तो जो भी आंकड़े आप ओपन स्ट्रीट मैप में देख रहे हैं इनको आप पूरा अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 250 से अधिक ऐसी मैप फीचर्स हैं जो पूरे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप एक इनकी वेबसाइट है जिसको openstreetmap.org, इसके माध्यम से तो आप इसको प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ इनका एक क्लाउड सर्वर भी उपलब्ध है जिसको आप जियो फैब्रिक के नाम से जान सकते हैं। इनका URL दिया गया download.geofabric.de। अगर आप इस वेबसाइट में जाएं तो आप पूरे आंकड़े एक सेव फाइल के तौर पर पूरे विश्व के आंकड़े, पूरे देश के आंकड़े या अपने राज्य के आंकड़े यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेव फाइल के फॉर्म में उपलब्ध हैं और बहुत बेहतरीन स्केल पर है। 1:10,000 स्केल से बेहतर डेटा उपलब्ध है। तो पूरे वेक्टर के रूप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नासा का एक सामाजिक आर्थिक डेटा और अनुप्रयोग केंद्र है जिसे CDAC के नाम से जानते हैं। इस वेबसाइट में भी कई ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जो पर्यावरण के साथ साथ मानवीय अंतःक्रिया को दर्शाते हैं और निःशुल्क जो GIS डेटा की एक विस्तृत विविधता यहाँ पर है, जैसे विश्व का जनसंख्या मानचित्र है, वैश्विक सामाजिक आर्थिक डेटा जो करीब 15 विभिन्न विषयों पर उपलब्ध है। उसके साथ साथ आप सामाजिक आर्थिक डेटा में कृषि, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे कई विषय इसमें शामिल किए गए हैं और ये वैश्विक स्तर पर ये डेटा रिपोजिटरी आपको आंकड़ों को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर वैश्विक कृषि, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और इसके कुछ प्रमुख उपयोगों पर मुफ्त GIS डेटा पूरे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है, जिसे आप यहाँ इस वेबसाइट जो FAO.org है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली डेटा रिपोजिटरी जो मैंने यहाँ पर अपने इस चर्चा में शामिल की है वो है UNEP पर्यावरण डेटा एक्सप्लोरर, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र डेटा का एक आधिकारिक स्रोत है। इसमें स्वच्छ पानी, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे करीब 500 से अधिक घटकों के आंकड़े उपलब्ध हैं और स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा जैसे जनसंख्या, वन उत्सर्जन, आपदाएं या GDP इससे संबंधित आंकड़ों को भी मानचित्र के तौर पर दर्शाया गया है और उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसी के अलावा नासा पृथ्वी अवलोकन, जिसे हम NEO के नाम से जानते हैं, दुनिया के वास्तविक समय के जलवायु स्नैपशॉट की तरह काम करता है, जो करीब 50 से अधिक वैश्विक डेटा सेट के साथ 5 विषयों पर आंकड़े उपलब्ध करता है, जिनमें से ज़्यादातर जलवायु से संबंधित हैं। अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं और आपको इन आंकड़ों की ज़रूरत है तो आप नासा की पृथ्वी अवलोकन जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेरापप्लस दुनिया भर के करीब 160 से अधिक देशों के जनगणना के आंकड़ों को एकीकृत करता है तथा साथ में 80 से अधिक देशों के पिछले 6 दशकों के जनगणना के आंकड़ों को एकत्रित रूप में प्रस्तुत करता है तथा साथ ही भूमि आवरण, भूमि उपयोग और जलवायु का वर्णन करने वाले पर्यावरणीय जो आंकड़े हैं उनको भी उपलब्ध करता है। तो टेरापप्लस को अगर आप विजिट करें तो आपको पिछले करीब 6 दशकों के आंकड़ों को एकीकृत करके
आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। तो अगर आप इस तरह का अध्ययन कर रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या के संबंधित आंकड़ों की ज़रूरत होती है, तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और निःशुल्क जीआईएस डेटा के बारे में अगर इसरो की बात करें तो अगेन इसरो भुवन के अंतर्गत हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज हमने उपलब्ध कराई हैं, जैसे थीमेटिक सर्विसेज हैं या डिजास्टर सर्विसेज हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं या से संबंधित डेटा या विषयगत डेटा को भी अपने उपयोगकर्ताओं तक उपलब्ध कराता है। तो जैसे भुवन की बात करी, एक तो भुवन विजुलाइजेशन के समय हमने चर्चा करी, जहाँ पर आप इन आंकड़ों को विजुलाइज कर सकते हैं एज ए वेबसाइट। दूसरा हमने बात की जो सैटेलाइट से प्राप्त या उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को, जैसे भी आंकड़े हमने प्राप्त करे सीधे तौर पर अगर आपको डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपको डेटा रिपोजिटरी से मिलेंगे। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जो इन आंकड़ों से प्राप्त सूचनाएं हैं जो हमारे मानचित्र के तौर पर हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें या उससे संबंधित डेटा और या थीमेटिक एप्लीकेशंस लाइक जैसे विषयगत डेटा, जैसे अगर आपको भूमि आवरण की बात करनी है, अगर आपको इंफॉर्मेशन जाननी है कि वेस्टलैंड की क्या कंडीशन है, वेटलैंड की क्या कंडीशन है, ये सारी डेटा आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसरो के द्वारा दो अन्य वेबसाइट जिनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वो है इसरो का मॉसडेक और वेदास। ये दो वेबसाइट हमारे जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है उनके द्वारा संचालित की जाती है। इसमें इसरो इनसेट श्रृंखला के जो मौसम उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े हैं और इसरो द्वारा विषयगत डेटा उत्पाद आधारित वैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों को उपलब्ध कराया गया है। दो तरह के आंकड़े हैं, एक तो है जो इनसेट सीरीज के सैटेलाइट इनसेट 3D एंड 3DR जो मौसम से संबंधित जानकारी आपको जानकारी देते हैं, उनको तो उपलब्ध कराया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कई अनुप्रयोग कई विषयों पर जो अध्ययन किए गए और उन अध्ययनों से जो प्राप्त आंकड़े GIS डेटा के फॉर्म में हमारे पास हैं, उनको हमने वेदास पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया। तो वेदास में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आप कई तरह की सूचनाएं पिछले कई दशकों की सूचनाएं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वेजिटेशन है, सोलर एनर्जी की बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कई तरह की थीम्स हैं, वेस्टलैंड हैं, वेटलैंड हैं, ये सारी सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिसको आप बिना डाउनलोड करें, इसमें आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आप कई तरह की एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं और वहीं पर कई तरह की एप्लीकेशंस को आप विकसित कर सकते हैं और उसके प्राप्त सूचनाओं को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें कई तरह की रिपोजिटरीज़ हैं, कई डेटा सोर्सेस हैं जो मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि आप इनको एक्सेस करने की कोशिश करें और देखें कि कैसे इन आंकड़ों को आप अपने अनुप्रयोग अपने खुद के विषय में इसको यूज कर सकते। ये एक उदाहरण दिखाया गया है कि कैसे कि अर्थ एक्सप्लोरर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको डेटा की ज़रूरत है तो आप अपनी एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इधर से आपको जो है डेटा की लिस्टिंग हो जाएगी और ये इधर दिखा रहा है कि कौन कौन से डेटा यहाँ उपलब्ध हैं, उसको आप चयनित करिए तो वो डेटा आपके लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो इसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर 3 वेबसाइट जो मैंने इसरो की यहाँ पर चर्चा करी, थोड़ा सा इन पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। जैसे अगर भुवन की बात करें तो भुवन जो है सरकारी योजना शोधकर्ताओं और आम जनता की जानकारी के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा के अनुप्रयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा एक ऐसी पहल की गई है जो हमारे देश की जो प्राकृतिक सूचनाएं हैं और जो हमारे संसाधन हैं उनके बारे में सूचनाएं हम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये अपने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डेटा और सूचना के लिए 2D एंड 3D वातावरण में ऑनलाइन भूस्थानिक मंच प्रदान करता है। जैसे अगर आप बात करें जो आप आंकड़े यहाँ पर देख रहे हैं या जो मानचित्र देख रहे हैं, आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, जब हम 3D की बात करते हैं तो आप ऊंचाई का भी आभास आपको हो सकता है। तो वो सारी सूचनाएं यहाँ उपलब्ध है। और जो ये सॉफ्टवेयर भुवन का बनाया गया है, ये ओपन सोर्स और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के रूप में हमने इसको विकसित किया है। और ये जो एक इंडिजीनियस सिस्टम जो हम स्वदेशी सॉफ्टवेयर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसको हमने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया है और जो पिछले करीब 15 साल से ये उपलब्ध है आपके लिए हमारी वेबसाइट
nrsc.gov.in के माध्यम से। ये इसका URL है और ये इसका होम पेज यहाँ पर दिखाया गया है। कई तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं इनको पढ़ना नहीं चाहूँगा। इस प्रेजेंटेशन को हम ई-क्लास पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर देंगे और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह के आंकड़े यहाँ उपलब्ध हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पर इनकी हमारी वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, और ये कंटिन्यूसली हम इसको अपडेट कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि और भी आंकड़े इसमें उपलब्ध कराए जाएँ। ये हैं विषयगत सेवाएँ, जिसमें भूमि उपयोग, भूमि खबर है, भूमि उपयोग के अलावा शहरी भूमि उपयोग है, बंजर भूमि है, भू आकृति विज्ञान है, कटाव के, नमक और प्रभावित और जल क्षेत्र हैं, शहरी फैलाव है, बाढ़ की वार्षिक परतें हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, सांख्यिकी, वेब सेवाएं, कई तरह की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो API के माध्यम से भी डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। पेदाश की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें नवीनीकरण ऊर्जा, तटीय और समुद्री संसाधन, जल विज्ञान, जलवायु अध्ययन, क्रायोस्फीयर, वायुमंडलीय और महासागर विज्ञान, साथ साथ गृह विज्ञान के संबंधित आंकड़े भी इस वेबसाइट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए गए हैं। ये मॉसडेक के बारे में जानकारी है, ये हमारा URL है mosdek.gov.in। इसमें आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी, पूर्व चेतावनी में कैसे अनुप्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी, निरंतर मौसम और महासागर पर वैज्ञानिक आंकड़ों की उपलब्धता कराते हैं। तो हम यहाँ पर कोई पूर्वानुमान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वानुमान के लिए जो हमारा मौसम विभाग है भारत सरकार का, वो एक नोडल एजेंसी है जो पूर्वानुमान करती है, लेकिन उनके मॉडल पर जो सैटेलाइट डेटा की ज़रूरत होती है वो इस पोर्टल के माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। हम रॉ सैटेलाइट डेटा जो भी ऑब्जर्वेशन हमको मिल रहे हैं वो हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं इसमें कुछ अध्ययन भी करते हैं या कुछ नया मॉडल विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो उन आंकड़ों को भी एक सूचना के तौर पर, एक प्रायोगिक डेटा के तौर पर हम इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो ये चर्चा रही इसरो के मुख्य पोर्टल के बारे में, और इससे पहले हमने चर्चा करी थी अन्य रिपोजिटरी के बारे में। जो अंतिम डेटा रिपोजिटरी जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है भारत का डेटा पोर्टल। तो यहाँ पर भी कई तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं पूरे देश के बारे में, न केवल इसरो द्वारा प्राप्त आंकड़े, पर उसके अलावा जो जितने भी हमारे जो सरकारी विभाग हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, कई तरह की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका डेटा भी आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज का अपना सत्र यहीं पर समाप्त करता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सत्र को सुना, और हमने कोशिश करी कि एक सामान्य भाषा में हम आप तक ये सूचनाएं और ये जानकारी दे सकें। और हिंदी पखवाड़े के इस 14 दिन के समय में हमारा प्रयास यहाँ से ये है कि एक तो वैज्ञानिक जो विषय है उस पर हम थोड़ी चर्चा करें, उसके साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा दें, हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भी कोशिश करें, यही हमारी कोशिश है। और जो हमारे प्रतिभागी हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, बिहार और अन्य क्षेत्रों से जो आते हैं, जो हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं या हिंदी में ज़्यादा उपयोग करते हैं, हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये सत्र उपयोगी हो रहे होंगे और आप इनका ज़रूर आनंद ले रहे होंगे, और ये जानकारी ज़रूर आपके भविष्य में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमारे ई-क्लास प्लेटफॉर्म के माध्यम से टाइप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उन प्रश्नों को लूँ।